नज़ीर, चाइना में जो समिट हुआ, जो परेड हुई और चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो आलमी स्टेज के ऊपर एक बड़ी अस्करी और सियासी पावर के तौर पर और इकोनॉमिक पावर के तौर पर इमर्ज कर चुका है और उसके साथ इत्तेहादी जो वो खड़े हैं। और इस पूरी तकरीब के दौरान, इस पूरे हफ्ते में, हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर है कि ये सारा जो मैसेज था वो अमेरिका और वेस्ट को जो वो डिलीवर किया गया। अब उसके बाद हर रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर रीजन सोच रहा है कि उसको क्या पॉलिसीज लेनी है। जैसे पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो अब ये सोच रहा है कि वो एससीओ का मेंबर जो है वो बन जाए। तो इसी तरह जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी अब ये मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, यानी बड़ी डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं कि आगे जो है वो क्या करना है, क्योंकि चाइना से मैसेजेस वहां भी गए हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी गए। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है उसमें मिडिल ईस्ट तो फिर सेंटर स्टेज की हैसियत जब रखता है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, गजा के अंदर क्या हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान स्कॉटलैंड से बड़ा इकदाम सामने आया। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसने बिल अप्रूव कर लिया है और इजराइल के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं। इजराइल के साथ मुकम्मल तौर पर बैकआउट कर लिया गया है। ये एक बड़ा ही गैर मामूली इकदाम है और अब प्रेशर जो है वो यूके के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूके का हिस्सा स्कॉटलैंड, उन्होंने ये एक तारीखी इकदाम जो है वो उठा दिया है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप इंतजामिया पूरा जोर लगा रही है। अभी उन्होंने आईसीसी में कुछ पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सिर्फ ये कंप्लेंट फाइल की थी कि इजराइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए। यानी ऐसे ऐसे काम ट्रंप इंतजामिया कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ मैडनेस ही कहे जा सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके ऊपर सैंक्शन जब लगा दिए हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो सीरिया का फ्रंट है नाज़रीन, उससे आज एक नई रिपोर्ट सामने आई है। वैसे तो ओवरऑल हमें खामोशी नजर आ रही है, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि सीरिया में बड़े खौफनाक रिजल्ट्स जो है वो निकल सकते हैं और वहां पर एक खौफनाक अनरेस्ट जो है वो जन्म ले रहा है और अचानक जब वो उभर कर सामने आएगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अमेरिकन पॉलिसीज। जो इस वक्त अमेरिकी इन्वॉय यहां पर घूम रहे हैं और जो उनकी पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग सीरिया और उसके बाद लेबनान में तो टोटल वो फेल हो गए हैं। तो सीरिया में जो उनकी पॉलिसीज हैं रियलिटीज को समझे बगैर, ये है जो सीरिया को मजीद खौफनाक सूरत हाल की तरफ जब लेकर जा रहा है। अच्छा, जो लेबनान का फ्रंट है वो वहां पर एक अचानक खामोशी सी हो गई है और वो खामोशी हुई है जब नबी बैरी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट वो सामने आए रेजिस्टेंस के हक के अंदर के रेजिस्टेंस के वेपन्स जो है वो लेबनान की हिफाजत के लिए जरूरी हैं। तो उसके बाद जो है वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट वो बिल्कुल जब पीछे चले गए। फिलहाल जब वो तब से खामोशी है। अब देखते हैं कि वो क्या बात करेंगे, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग जब मैसेज आ गया नबी बैरी की जानिब से तो उसके बाद वो बिल्कुल अब पीछे चले गए। तो फिलहाल एक वहां पर खामोशी है, लेकिन सीरिया में ये सिविल अनरेस्ट जो है वो पनप रहा है और दरूज वाला फैक्टर और कुर्द वाला फैक्टर और ये सारा वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जब सामने आ सकता है। अच्छा जी, वन बाय वन अगर हेडलाइंस आपके सामने रखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कतर पहुंचे और मेरे कतर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त उनकी मुलाकात हुई है हमास की लीडरशिप के साथ। अरगची मीट्स विद द हमास ऑफिशियल्स, ईरान स्टैंड्स फर्म विद पैलेस्टाइन। हम मुकम्मल तौर पर जब फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये ईरान का मैसेज है, और रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं, ये ईरान का मैसेज है। इस वक्त बड़ा नाजुक वक्त है जिसमें मुल्कों को और मिडिल ईस्ट के मालिक को खास तौर पर बड़े फैसले करने हैं। टर्की को बड़े फैसले करने हैं, सऊदी अरेबिया को जब बड़े फैसले करने हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है गजा में वो बिल्कुल तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुकी है और जो इजरायली इंटेंशंस हैं वो सबके लिए खतरनाक है। अभी इस वक्त गजा में शदीद तरीन बॉम्बिंग हो रही है। अल जजीरा की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं, एक्सट्रीमली ग्रिम डिवास्टेटिंग इजरायली ऑफेंसिव रीचेस द हार्ट ऑफ द गाजा सिटी। अब ये गजा सिटी के बिल्कुल दरमियान में जाकर वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, वहां पर शहादतें हो रही हैं। और क्या हुआ कि वहां पर टेंट्स जो लगे हुए थे उसके ऊपर बराह रास्त बॉम्बिंग की गई, जिसमें औरतें, बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खौफनाक तरीन बॉम्बिंग। और जैसे कि आप देखें, जो स्कॉलर्स की एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन जेनोसाइड के हवाले से, उन्होंने भी कह दिया कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है। और जो इंटरनेशनल बॉडी है फेमन को जो मॉनिटर करती है पूरी दुनिया में, उसने रिपोर्ट में कह दिया कि यहां पर फेमन है। तो ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि वहां पर जेनोसाइड हो रही है, फलस्तीनियों को सबसे से मिटाया जा रहा है। सबसे पेनफुल टूल जो है वो फलस्तीनियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस सब के बावजूद ये खामोशी कैसे जचती है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास? क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है जब ये तय हो गया, जब ये सबने कंफर्म कर दिया कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, तो फिर आप जब कैसे खामोश बैठ सकते हैं? इसलिए मामलात बड़े नाजुक है और मेजर और बोल्ड डिसीजन जो है वो लेने हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जंग आगे मजीद खौफनाक क्यों होने जा रही है। देखिए नाज़रीन, जो इस वक्त ज़ायनिस्ट लीडर हैं, जो ज़ायनिस्ट लीडरशिप है, वो ये समझती है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है वो इस ट्रंप के टेन्योर के अंदर करना है।
ट्रंप का ये जो टेन्योर है, जो बाकी साल रह गए हैं, इसको वो समझते हैं कि ये बेस्ट एंड लास्ट चांस है उन्होंने जो कुछ भी करना है। शायद ट्रंप के टेन्योर के बाद उनके पास ये मौका नहीं आएगा। जैसे पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है, जैसे बहुत सारी तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, तो ट्रंप इंतजामिया के बाद कोई अमेरिकी इंतजामिया इस तरह खुलकर उनको सपोर्ट नहीं कर सकेगी। इवन डेमोक्रेट्स में देखें कितनी बड़ी तब्दीली जो आ रही है। तो इसको वो बेस्ट और लास्ट चांस समझते हैं, जिस मकसद के लिए वो यहां पर आए थे और जिस मकसद के लिए सेटलर कॉलोनी बनाई गई थी। तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाना है, इसलिए जंग ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होने वाली है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाना है ग्रेटर इजराइल के लिए, यहां पर जब वो टेंपल बनाने के लिए। और आप अगर ट्रंप इंतजामिया के जो इकदाम हैं उनको अगर आप देखते हैं तो वो एक फुलिशनेस और मैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका को कितना ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, उन्होंने जो फलस्तीनी ऑफिशियल्स के वीजास को जो है वो रिजेक्ट किया है और कैंसिल किया है, ये इतना बड़ा उन्होंने डैमेजिंग स्टेप किया है अपने लिए। क्योंकि देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है अमेरिका ने बनाया और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जिसको यूएन इनवाइट करेगा अमेरिका उसको रोक नहीं सकता है। और फलस्तीनी अथॉरिटी जो है वो ऑब्जर्विंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो उसने अपने ही प्रिंसिपल्स को यहां पर उखाड़ के फेंक दिया है, यानी कि यूएन को उसने और ज्यादा यूजलेस कर दिया है। और इसलिए आप देखिए, चाइना फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट में सामने आया है। उन्होंने कहा हम फंडिंग भी करेंगे, हम पूरी तरह से मामलात को देखेंगे। तो अमेरिका इन इंस्टीट्यूशंस में इनको इजराइल के चक्कर में, यानी अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर रहा है, अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको डैमेज कर रहा है। और ये बात ध्यान में रखें, चाहे कोई जितनी बड़ी मर्जी मिलिट्री पावर हो, अगर उसकी सॉफ्ट पावर डैमेज हो गई तो उसकी जो हार्ड पावर है यानी जो मिलिट्री पावर है वो भी काम नहीं दे सकती है। ऐसे दुनिया का निजाम चल नहीं सकता है कि आप हर टाइम जब वो बॉम्बिंग कर रहे हो, ये ऐसे दुनिया चलती नहीं है। और ना ही अमेरिका ने अभी तक ऐसे चलाई है, कुछ देकर कुछ लेकर, किसी को प्रेशराइज करके कुछ करके। वैसे तो अमेरिका की कोई तारीख अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है ना। तो जनाब अली उन्होंने ये वीजा जब वो किए और इसराइली प्रेशर के अंदर किए, और जो ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं ट्रंप के, उनको जब वो खुश करने के लिए जब वो किए हैं, लेकिन नुकसान जब अमेरिका का हो रहा है, अमेरिकन एम्पायर का हो रहा है। इसलिए अमेरिका के अंदर जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये नुकसान हमारा हो रहा है। अभी आप देखिए, इसके जवाब में ये मुल्क अब पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम तो ये इजलास करेंगे। सऊदी अरेबिया और फ्रांस का राब्ता हुआ कि हम तो इजलास करेंगे, हम तो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अगर ये ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ये बात जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है फलस्तीनी जो आजादी है उसकी तरफ। इन तमाम मुल्कों के अंदर फलस्तीनी जो एम्बेसीज हैं वो कायम हो सकेंगी, फलस्तीनी डेलीगेशंस जा सकेंगे और वो अपनी लॉबिंग, अपनी बात जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और इसराइल मजीद आइसोलेट होगा, इसराइल जब मजीद डैमेज होगा, और ये बात तय है कि उन्होंने इसके नतीजे में कोलैप्स होना ही है। तो आखिरी बात इस तनाजुर में यह है कि वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो कोई मिडिल ईस्ट की, अरबों की बात किसी की नहीं, अमेरिका सुनेगा, ट्रम्प इंतजामिया नहीं सुनेंगी, और ऊपर नीचे बातें होती रहेंगी, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। वो पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन अगर इसमें वो फेल हो गए तो फिर यह बात तय है, इसके अलावा कोई फिर दूसरी बात नहीं है कि यह वाला जो इसराइल है यह कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, फिर एक रियासत बनेगी जिसमें सभी मजहब के लोग रहेंगे, जैसे कि कई 100 साल से रह रहे हैं। इवन अगर आप देखें तो जो सेकंड खलीफा थे उन्होंने तो इनके मजहब के लोगों को बकायदा अलाउ किया था कि आप आ सकते हैं यहां पर। ठीक है, उन्होंने अलाउ किया था, ये तो कभी मसला था ही नहीं इनका यहां पर आना, ये तो कभी मसला था ही नहीं। यहां पर तो मसला ज़ायनिस्ट ने पैदा किया कि नहीं, यहां पर सिर्फ हमारे मजहब ही के लोग रहेंगे और उनको यह आजादी है कि वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, किसी का भी घर छीन सकते हैं। तो ये तो मसला इन्होंने आकर पैदा किया है, वगरना तो यहां पर तीनों मजहब के लोग रह रहे हैं, कई 100 साल से रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली वही होगा। तो ये जो सेटलर कॉलोनी है इसने अपने अंजाम को पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, अपने तमाम तर जुल्म के बावजूद जब वो पहुंच रहे हैं, और अमेरिका भी इसके साथ जब वो डूबेगा, ये बात भी तय है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जो अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। तो अरब लीग का भी इसके साथ इजलास हुआ, उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं हमास के साथ, उधर जो अरब लीग का भी इजलास हुआ है और उसमें भी उन्होंने ये सारी आगे पीछे बातें की हैं। तो अरब लीग बिल्कुल उसने कोई किरदार अभी तक अदा नहीं किया, ना ही OIC ने कोई किरदार अदा किया है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत ज्यादा वक्त जो है वो गुजरता चला जा रहा है। वहां पर मुलाकात हुई है, जो इजरायली सदर है वो इटली का दौरा कर रहा है, वेटिकन का, और वहां पर पोप के साथ जब उसकी मुलाकात हुई है। और आगे से पोप ने इजराइल को क्या कहा है, पूरा मीडिया भरा पड़ा है। पोप लियो रेजेस ट्रेजिक सिचुएशन इन गाजा इन मीटिंग विद इजरायली प्रेसिडेंट। जवाब में पोप ने कहा कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है गाजा में। इजरायली सपोर्ट का एक जुमला भी उन्होंने जारी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल बहुत खौफनाक है। देखिए मिसाल के तौर पे वो इतने बड़े मजहबी लीडर हैं, वो इखलाकियात की बात करते हैं, ज़ाहिर है पेशवा हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो जब एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है तो कोई ऐसा शख्स खामोश कैसे रह सकता है? तो उस पर उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन लोगों को बोलना ही बोलना है, क्योंकि मोरालिटी का चेकअप गजा से होकर निकलेगा कि जो गजा के हक में बात कर रहा है दुनिया उसी के साथ खड़ी होगी, तो बात करनी पड़ेगी। तो एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। और ये जो पोप हैं ये अमेरिकन कार्डिनल है, ये तारीख में पहले अमेरिकी कार्डिनल जो है वो पोप बने। तो पोप ने कहा गजा के हक में, फलस्तीन के हक में। अब आप जरा हेडलाइंस देखिए, काठमांडू टाइम, पोप लियो रेजेस ट्रेजिक सिचुएशन इन गाजा इन मीटिंग विद इजराइल प्रेसिडेंट। और इसी तरह पोप टू इजरायली प्रेसिडेंट, अर्जेंट सीज फायर एंड एड फॉर गाजा, फौरी तौर पर गजा में सीज फायर होना चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस, पोप लियो एंड वेटिकन insist on the Palestinian state solution to end Gaza war during meeting with Israeli president. Times of Israel, hosting Herzog, Pope calls for permanent ceasefire to be reached with urgency. मुकम्मल तौर पर यह इजरायली सदर जब वहां पर जलील हुआ है, एक भी स्टेटमेंट इसके हक में जारी नहीं हो सकी। इसराइल के हक में एक जुमला भी, एक वर्ड भी वेटिकन ने जारी नहीं किया। फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए, फौरी सीजफायर होना चाहिए, परमानेंट सीजफायर होना चाहिए, और सूरत हाल बड़ी खराब है। ये यानी हमास क्या चाहती है? मुकम्मल सीजफायर होना चाहिए, फौरी सीजफायर होना चाहिए, फलस्तीनी रियासत बनना चाहिए। और पोप क्या कह रहे हैं? तो आप देखें ना, ये जो हमास की डिमांड्स है, ये सिर्फ हमास की डिमांड नहीं है, ये दुनिया की डिमांड है। तो ये बहुत बड़ी जिल्लत है इजराइल को जो यहां पर हासिल हुई है, और एक और तमगा उनको मिला। वेटिकन वो गए हैं, आगे से ये जवाब मिला है फलस्तीनी रियासत जो है वो बननी चाहिए। वो तो फलस्तीनी रियासत खुलकर नेतन्याहू और समुद्रचर ये सारे क्या कह रहे हैं, फलस्तीनी रियासत तो कभी नहीं बनेगी, और पोप कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए। तो उनके सबसे बड़े मजहबी पेशवा हैं। तो इस तरह यानी कि इजराइल ने जो सुप्रीमेसी हासिल की थी वो अपने हाथों से जब उसकी कब्र खोद रहा है, और ये बिल्कुल कोलैप्स होंगे, ठीक है ना। और जब कोई जालिम जुल्म कर रहा होता है तो उसको लगता है कि वो नहीं जाहिर है, लेकिन वो फिर वक्त बताता है। तो अमेरिका का भी तारीख में याद रखा जाएगा कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक ये क्या सपोर्ट करता रहा। फिर ये इजरायली प्रेसिडेंट जब वो बर्तानिया जा रहा है, और वहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर है कि किसी सूरत इसको नहीं मिलना। लेबर अर्ज स्टारमर टू शन हर्जॉग इन हिज अपकमिंग यूके विजिट, बिल्कुल उसके साथ जो मुलाकात नहीं करनी। क्योंकि वहां पर एक और वाकया हो गया, स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया कि हम सैंक्शन कर रहे हैं इजराइल को। स्कॉटिश पार्लियामेंट अप्रूव्स फुल सैंक्शन ऑन इजराइल ओवर गाजा। और अब वो अल्फाज उन्होंने जेनोसाइड के अल्फाज भी स्कॉटलैंड ने इस्तेमाल किए हैं। रेजोल्यूशन पास कर दिया है, मुकम्मल बायकॉट कर दिया है, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, बाकी कंपनीज सारा उन्होंने बैन कर दिया है, बायकॉट कर दिया है। और स्कॉटिश लीडर जो है उन्होंने इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है। और ये ब्रॉडर शिफ्ट है इन स्कॉटिश पब्लिक एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट टुवर्ड पैलेस्टाइन। ये बहुत बड़ा, यानी पार्लियामेंट से ये अब फैसला, एक मिसाल के तौर पे एक शख्सियत करती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन पार्लियामेंट से मुराद के मेजॉरिटी, तो पब्लिक एंड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक मेजर चेंज, ये इस बात का सबूत है। तो जो कंपनीज हैं, बाकी सारा जो भी वास्ता है उसको जो है वो कट ऑफ जो है वो कर दिया जाएगा। तो स्कॉटलैंड ने ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद फिर बरतानिया को कहा है, बरतानिया गवर्नमेंट को, यूके को, यानी कि स्कॉटलैंड जब वो यूके का हिस्सा है, तो उन्होंने लंदन को कहा है कि वो भी इकदाम उठाएं। तो ये प्रेशर जब बढ़ता चला जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के बाकी मालिक कह रहे हैं कि अगर एज अ होल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर हम अलग अलग से जो एक्शन लेंगे। उधर यूक्रेन की जंग इनसे संभाली नहीं जा रही है, उधर से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। अभी इन्होंने जो ट्रंप को कॉल किया वो बड़ी इनको उल्टी पड़ी है, वहां से भी इनको जब वो बहुत ज्यादा मसाल का शिकार हुए हैं। ट्रंप को ये चाह रहे थे कि वो कहीं यानी मदद चाह रहे थे, और वो जाहिर है कि उसने, और ट्रंप से ये जो मदद चाह रहे थे वहां पर भी इनसे बिल्कुल जब उल्टी हुई है। तो यूरोप और ज्यादा पिस रहा है, उधर से अमेरिकन पॉलिसीज यूक्रेन जंग में धकेल दिया और खुद पतली गली से निकल लिया। अब इनको समझ नहीं आ रही, और मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें भी इनका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसके अलावा आप देखिए कि वहां के हाई ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। टॉप यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल्स लेबल्स वॉर ऑन गाजा एज अ जेनोसाइड, स्लैम्स यूरोप इन एक्शन। अब यूरोपीय यूनियन के हाई ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जेनोसाइड है और ये ब्लॉक कुछ भी करने से कासिर है। उन्होंने कहा कि 27 मेंबर का ये जो ब्लॉक है ये फेल हुआ है कोई अमली इकदाम उठाने में, और जेनोसाइड इन गाजा एक्सपोज कर रही है यूरोपियन फेलियर टू एक्ट एंड स्पीक विद वन वॉइस। तो वो इकट्ठे नहीं हो सके, ना यूक्रेन पर वो इकट्ठे हो सके, ना गजा पर वो इकट्ठे हो सके। यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल ने अवॉइड किया है जेनोसाइड की टर्म को इस्तेमाल करने में, ठीक है ना। एक सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इसको डाइवर्स करने की जब कोशिश की है। अमेरिका ने 3 पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं और इनका कसूर यह है कि इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी आईसीसी के अंदर कि इजराइल के खिलाफ जब वो जेनोसाइड की इन्वेस्टिगेशन की जाए। यूएस सैंक्शंस पैलेस्टीनियन राइट्स ग्रुप्स ओवर आईसीसी केस अगेंस्ट इजराइल। तो आप जरा अंदाजा करें कि कितना ज्यादा अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर को डैमेज कर रहा है। ऐसे दुनिया का निजाम जब नहीं चलता है। वो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट फाइल की है, उनके ऊपर अलग से सैंक्शन लगा दिए, आईसीसी के ऊपर जब अलग से सैंक्शन लगा दिए। तो इन तमाम इदारों के सपोर्ट में कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है, बाकी मालिक आ रहे हैं। तो 2 नतीजे होंगे, या तो इन इदारों से अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा या फिर ये इदारे ही रिप्लेस हो जाएंगे। अभी तक चाइना ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशन और ये देखे ना, तो हम फंड करेंगे, वो इन्फ्लुएंस इन इदारों में ही हासिल कर रहे हैं। तो आगे चलकर ऐसा भी वक्त आएगा वो मुतबादिल इदारे, और ये भी मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से मुमकिन है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो यहां से शिफ्ट हो जाए, किसी और कैपिटल के अंदर चला जाए। तो ये पूरी तरह से मुमकिन है, किसी और मुल्क के अंदर जब शिफ्ट कर लिया जाए। क्योंकि जब अमेरिका इस हद पर उतर आया और इससे भी आगे जाने का इरादा रखता है, तो फिर साउथ सुडान के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने कोई इजराइल के साथ डील किया। साउथ सुडान ने अगेन डिनाई किया है कि एनी डील विद इजराइल टू रीसेटल पैलेस्टीनियंस, वहां पर भी खाना जंगी जारी है। तो उन्होंने कहा कि कोई हमने डील इजराइल के साथ नहीं की है। ये बातें चलती रहती हैं। आखिर में अगर सीरिया के हवाले से मैं आपके सामने हेडलाइंस रखूं तो ये बड़ी अहम है, और आज ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई और इसमें एक्स इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो 8200 जो यूनिट है उसका ये था और ऑफिसर था। उसने कहा कि ये जो अमेरिकी पॉलिसीज हैं ये सीरिया को डिस्टेबलाइज करने जा रही हैं। एक्स इजरायली ऑफिसर वार्न्स ऑफ फ्यूचर अनरेस्ट इन सीरिया, क्रिटिसाइज बराक। ये जो यूएस इन्वॉय है, उसने कहा कि सीरिया जो है वो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ अलार्मिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अलार्मिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। वार्निंग के जो इंस्टेबिलिटी है वो इंटेंसिफाई हो सकती है इन द कमिंग वीक्स। 1-2 हफ्तों के अंदर सीरिया बहुत ज्यादा वहां पर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, डिस्टेबलाइज हो सकता है। और ये 8200 का मेंबर था। अनरेस्ट जो है वो वहां पर पनप रहा है, सिविल अनरेस्ट जब वहां पर पनप रहा है। और जो अमेरिकी इन्वॉय है टॉम बैरक, रिस्क बिकमिंग अ ट्रेजिक फिगर इन द सीरियन फायर, यानी ये वो बंदा है जो सीरिया को डिस्टेबलाइज करने का सेहरा इस बंदे के साथ जाने वाला है। सीरिया की तारीख में इस बंदे को याद रखा जाएगा क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज है वो सीरिया को डिस्टेबलाइज कर रही है। अब ये इजरायली यानी ऑफिसर ये बात कर रहा है। बराक जो है वो फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है और बिजनेसमैन है जो लोगों को जानता है, बट वो मिडिल ईस्ट को नहीं जानता है। मिडिल ईस्ट कितना कंप्लेक्स है और यहां पर अचानक कैसे चीजें हो जाती हैं ये इन्वॉय नहीं जाता। और यही बात वो हिजबुल्लाह कर रही थी जो लेबनीज हुकूमत की समझ में नहीं आ रही थी कि अमेरिका के पीछे मत लगो। और ये बंदा जिसको खुद वो कह रहे हैं, इजरायली ऑफिसर कह रहा है कि इसको समझ नहीं है मिडिल ईस्ट की। टॉम बैरक डज नॉट अंडरस्टैंड वेस्ट एशिया, यानी कि मिडिल ईस्ट, इसको कोई समझ ही नहीं है। ये तो एक बिजनेसमैन है, इसको क्या पता दुनिया का कंप्लेक्स तरीन रीजन मिडिल ईस्ट जहां पर कैसे मामला चलते हैं। और ये जो कंप्लेक्स रियलिटीज है सीरिया की, उससे भी ये बंदा नावाकिफ है। He does not grasp the reality in Syria and what happened in Sweida will repeat itself. और जो कुछ सवेदा के अंदर हुआ है ये दोबारा होगा, इसके खदशात हैं। तो लेबनान की गवर्नमेंट को भी होश के नाखून जो है लेने चाहिए, तो उन्होंने कुछ जो है वो अब खामोशी वहां पर आई है। तो ये सीरिया में बड़ी खौफनाक बात है। वो कह रहे हैं कि 1-2 हफ्तों के अंदर वहां पर अनरेस्ट हो सकता है। ये पनप रही है सीरिया के अंदर, एक जंग जो वो पनप रही है। कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ट्रंप को कॉल की वहां से सपोर्ट या जो भी करने के लिए। आगे से ट्रंप ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और ट्रंप ने उनसे कहा कि यूरोप जो है वो रशिया का ऑयल लेना बंद करे। बहुत बड़ा ये मामला हुआ है यूरोपियंस के साथ, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। और वो पूरे ही एक वहां पर खा पड़ी हुई है। उन्होंने कॉल की मदद के लिए। ट्रंप ने कहा तुम तो मुनाफिक हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए, तुम तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, तुम्हें जंग रुकवानी है तो पहले यानी अगर रशिया को हराना है तो जो है वो रशिया का ऑयल लेना बंद करो। और यूरोपियंस ऑयल ले कैसे रहे? थ्रू, आपको पता है तो एक थर्ड पार्टी के थ्रू वो ले रहे हैं। तो यानी ये बहुत ही तज़हीक हुई है यूरोपियंस की, बहुत ही तज़हीक हुई है कि ट्रंप ने उनके मुंह के ऊपर कह दिया कि तुम तो ऑयल खरीद रहे हो रशिया का, तुम क्या बातें करते हो। और ट्रंप ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक प्रेशर जब वो चाइना के ऊपर लगाया जाए फॉर फंडिंग रशियाज वॉर एफर्ट। अब ये देखिए ना, ट्रंप की जो अमेरिका की पॉलिसी वो चाइना से रिलेटेड है, चाइना को प्रेशराइज करना, चाइना के खिलाफ सब बंदी करना। तो अब वो रशियन वॉर के चक्कर में कह रहा है कि चाइना के ऊपर प्रेशर। ओ भाई, यूरोप क्या चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा? यूरोपियंस क्या करेंगे चाइना के खिलाफ? ठीक है ना। तो लेकिन ये आप अंदाजा करें कि मशरिक मुतहद हो रहा है और मगरिब में क्योस है, क्राइसिस है। कोई उनकी एक यूनाइटेड स्टेटमेंट है ही नहीं। मतलब ना यूरोपीय यूनियन का कोई मुतफिका राय है यूक्रेन के ऊपर, ना ही गजा के ऊपर है, ना ही दुनिया के किसी और क्राइसिस के ऊपर है। तो वो बिल्कुल
और ये यूरोप जो है ना, इसका हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे, कभी ये मुत्तहद हुए भी नहीं है, इनकी तो आपस में जंगें चलती रही हैं। ये थोड़ा सा अरसा है जिसमें ये मुत्तहद हुए हैं। तो अब वो अमेरिका वैसे भी पीछे हो रहा है, तो वो क्राइसिस ये धंसते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल आपके साथ शेयर किया आपने, राज आगाह करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।